हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? बढ़िया। चलिए, अच्छी बात है। हमेशा स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, बढ़िया रहिए, मस्त रहिए, शारीरिक और मानसिक दोनों ही तरीके से। देखिए, दोनों तरीके से स्वस्थ, खुश, तंदुरुस्त होना बहुत ज़रूरी है, बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है। चलिए, आज हम एक नए विषय के बारे में बात करने वाले हैं। आज हम बात करने वाले हैं अर्थशास्त्र अर्थात इकोनॉमिक्स के बारे में। इकोनॉमिक्स आप जानते हैं, ये हमारे जीएस पेपर 3 का पार्ट है, बहुत इम्पोर्टेंट है, आता है। ये नहीं कहते, बिल्कुल मैं हर एग्ज़ाम यही कहती हूँ, जो भी आपको चीज़ें पढ़ाती हूँ, सबसे पहले ये बात है कि वो ज्ञाता नहीं बना रहे आपको कि भाई आप पर्टिकुलर इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं, अर्थशास्त्र के बारे में आपको नॉलेज हो, इतनी ज़्यादा नॉलेज हो, ज्ञाता नहीं, परंतु सब चीज़ के बारे में पता होना चाहिए। क्या चीज़ें क्या होती हैं पता नहीं आपको, कौन सा डिपार्टमेंट दे दिया जाए पर्टिकुलर किसी एक डिपार्टमेंट में तो आप रहेंगे नहीं कि भाई हाँ यही चीज़ मैं अर्थशास्त्र नहीं जानता तो मैं ये नहीं लूँगा, ये ऐसे लूँगा। सब कुछ के बारे में डीपली ज्ञान ना हो, परंतु सब कुछ के बारे में कुछ ना कुछ ज़रूर पता होना चाहिए। आज हम अर्थशास्त्र के बारे में बात करने वाले हैं। जीएस पेपर 3 में आते हैं हमारे इकोनॉमिक्स। आज हम देखेंगे कुछ बेसिक शब्दावलियाँ। हम पूरा का पूरा सिलेबस पढ़ लें। मैं आपको फिर कहती हूँ, मैंने पॉलिटी में भी ये बात कही है, यही बात फिर यहाँ पर है कि सब सब्जेक्ट्स की, सभी विषयों की अपनी कुछ शब्दावलियाँ होती हैं। उन शब्दावलियों को अगर आप जान लेंगे तो कहते हैं कि आपके 30% चीज़ें तो वैसे ही क्लियर हो जाएंगी शब्दावली जानने से ही। हम कितना भी पढ़ लें, परंतु हमने शब्दावलियों को जाना ही नहीं, क्या होती है ये चीज़, तब हम कैसे उसका सही आंसर दे पाएंगे। तो शब्दावलियों को जानना बहुत ज़रूरी है। आज इंट्रो वीडियो है, इसमें हम कुछ शब्दावली देखेंगे, साथ ही साथ अर्थशास्त्र को अन्य और किन नामों से पुकारा जाता है वो बात आज हम जानेंगे, और समय समय पर कॉन्सेप्ट्स भी क्लियर करेंगे अर्थशास्त्र से संबंधित। साथ ही साथ हम ये जो हमारी ग्रॉसरी होती है, या आप कह सकते हो शब्द भंडार होता है, जो भी आप कहना चाहो, इनके बारे में भी जानेंगे, क्योंकि इकोनॉमिक्स से सीधे तौर पर भी पूछ लिया जाता है। जैसे पूछ लेंगे अल्पाइन परिवर्तन बॉन्ड क्या होते हैं, इनकी डेफिनेशन सिर्फ इतना ही पूछ लेते हैं प्रीलिम्स में, क्योंकि पूछ लेंगे एसीबी क्या है। इकोनॉमिक्स में इकोनॉमी अर्थात अर्थशास्त्र के तहत एसीबी से क्या तात्पर्य है, एसीबी क्या है, फुल फॉर्म पूछ लेंगे आपसे प्रीलिम्स में। अब प्रीलिम्स में तो आप तय नहीं कर पाएंगे ना कि ये इकोनॉमिक्स का वर्ड है, पता नहीं किस चीज़ का वर्ड है। चलो पेपर 3 है, आपने नॉलेज थोड़ा बहुत, कई बार तो बच्चे पता ही नहीं कर पाते, 3rd पेपर है परंतु एसीबी का मतलब कुछ और ही निकालेंगे अगर हमें फुल फॉर्म नहीं पता। चीज़ें प्रीलिम्स में पूछ लिया एसीबी से क्या तात्पर्य है, एफसीसीबी क्या है, तो ये सब कुछ चीज़ है शब्दावलियों से, खासकर इकोनॉमिक्स की शब्दावली। सीधे कोई वर्ड अगर प्रचलन में है तो उससे सीधे क्वेश्चन पूछ लेते हैं। नए नए शब्द समय समय पर, क्योंकि अर्थशास्त्र एक ऐसा विषय है जो अपडेशन करता रहता है, बहुत जल्दी अपडेट होता है। इससे संबंधित कोई ना कोई चर्चा, परिचर्चा, कोई ना कोई शब्द बना रहता है, और वो शब्द पूछ लिया जाता है, वो चाहे देश से निकला हो, यानी हमारे देश की इकोनॉमिक से उसका उद्भव हुआ हो, या बाहर से। अगर वो शब्द चर्चा में रहा है तो आपसे पूछ लेंगे उसके बारे में, तो सीधे तौर पर भी क्वेश्चन आ जाते हैं शब्दों से इकोनॉमिक्स के तहत। चलिए देखते हैं कि अर्थव्यवस्था को और किन किन अन्य नामों से जाना जाता है। तो अर्थव्यवस्था को निराशाजनक, दारुण, डिप्रेशन कहते हैं ना, डिप्रेटिव हो गई हैं चीज़ें, दारुण, तुच्छ, पुअर विज्ञान भी कहा जाता है। ये आम आदमी की समझ से परे है, बिल्कुल। हाँ, ये बात तो सच है कि कहीं ना कहीं अर्थशास्त्र आम आदमी, अगर कोई नॉर्मल इंसान है, आप उससे पूछे अर्थशास्त्र के विषय में, तो इतनी जानकारी, इतनी नॉलेज, इतनी अच्छी तरीके से चीज़ें नहीं बता सकते। ये अपने आप में ही बहुत उलझा हुआ सा भी है, परंतु पूरा अगर आप चीज़ों को सही से पढ़ते हैं, सभी साइंस तो आप कोई सी भी, आप कुछ भी पढ़ लीजिए, साइंस भी पढ़ लीजिए, आप इकोनॉमिक्स पढ़ लीजिए, आप राजनीति विज्ञान पढ़ लीजिए, जो पढ़ना है सबको लेकर उनकी आलोचना कहीं ना कहीं होती रहती है। आलोचना भी है, परंतु उनकी अपनी इम्पोर्टेंस भी है हमारे समाज के लिए, हमारे आपके जीवन के लिए। इसी तरीके से हमारी इकोनॉमी की
अर्थात हमारे अर्थव्यवस्था सब्जेक्ट की भी अपनी एक इम्पोर्टेंस है, परंतु फिर भी आलोचना भी जानना ज़रूरी है कि और इनको नए नामों से किससे जाना जाता है। क्योंकि पूछ लें कि निराशाजनक विज्ञान किसे कहा जाता है, या पूछ लें दारुण या तुच्छ विज्ञान के नाम से किस सब्जेक्ट को जाना जाता है, किसको जाना जाता है, तो अर्थशास्त्र को जाना जाता है। पहेली, पजल्स भी कहा जाता है कि एक पहेली है, पजल्स है। असफल विज्ञान, फेल्ड साइंस भी कहा जाता है इसको, कहकर भी आलोचना की गई। तो अगर आपसे पूछा जाए कि असफल विज्ञान, फेल्ड साइंस, पुअर साइंस, डिप्रेटिव साइंस, डिप्रेशन वाला साइंस, निराशाजनक, तो किसको कहा जाता है ये, या कौन सा ऐसा सब्जेक्ट है आम आदमी के समझ से परे, तो ये सारी बातें ऑल ओवर कही जाती हैं अर्थशास्त्र को। और क्यों इसकी इतनी ज़्यादा आलोचना क्यों की गई? क्योंकि 2008 में जो अमेरिकी वित्तीय संकट आया था, यूएसए में जो संकट आया था वित्तीय, उसकी भविष्यवाणी नहीं कर सका था ये सब्जेक्ट। ठीक है, ये हमने आलोचना देखी क्योंकि हो सकता है पूछ लिया जाए, कुछ भी नहीं छोड़ सकते। देखिए आजकल बड़े स्तर पर कंपटीशन है, तो हमें ऐसे नहीं पढ़ना कि ये चीज़ इंपॉर्टेंट है सिर्फ इतना पढ़ लो, इस बार यही पोर्शन आया था इतना ही पढ़ना है, इस सब्जेक्ट से। अरे हो सकता है इस बार जो नहीं आया अगली बार वो आ जाए, और जो इस बार बहुत सारा जो पोर्शन पूछा गया था उससे सिर्फ नेक्स्ट टाइम एक ही क्वेश्चन आए। तो चीज़ें सब कुछ पढ़िए, चीज़ों को एक उन्होंने अपनी लिस्ट दे रखी है, उसमें से कुछ भी नहीं छोड़ना। ज़रूरी है कि आज जो नहीं पूछा, इस बार जिसका सब्जेक्ट का या जिस तरीके के क्वेश्चन कम लिए थे अगली बार वो ज़्यादा ले लें। वो बहुत माइंडेड पर्सन है, हमारे और आपसे ज़्यादा दिमाग लगाएंगे ना। कहते हैं ना ओवर स्मार्टनेस अच्छी है, कॉन्फिडेंस अच्छा है, परंतु ओवर कॉन्फिडेंस ज़्यादा, कि ज़्यादा ही स्मार्ट बनने की कोशिश करेंगे तो गिर ही जाएंगे। तो वही चीज़ है अर्थशास्त्र के बारे में। परंतु हाँ, ये बात हम इससे नकार नहीं सकते कि अर्थशास्त्र की अपनी एक वैल्यू है हमारे आपके जीवन में, हमारे देश की इकोनॉमी में, विश्व की इकोनॉमी में अर्थशास्त्र की अपनी एक वैल्यू है। चलिए अब हम इसके कुछ शब्दों के बारे में बात कर लेते हैं। शब्द आप जानते हैं, अब हम सक्रिय दर तो पढ़ रहे हैं, परंतु हमें पता ही नहीं है कि सक्रियता दर होती क्या है, उसकी हमें परिभाषा ही नहीं पता, तो कैसे पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर कर पाएंगे। तो कुछ शब्द हैं, इनको हम समय समय पर पढ़ते रहा करेंगे, कॉन्सेप्ट्स भी क्लियर करेंगे, समय समय पर ये वर्ड भी पढ़ेंगे, क्योंकि इन शब्दों से अर्थव्यवस्था में सीधे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो सक्रियता दर, एक्टिव रेट, तो सक्रिय यानी कि एक्टिव, क्या होता है एक्टिव, हाँ कोई भी चीज़ एक्टिव है। सक्रिय ज्वालामुखी नहीं सुने आपने, सुने होंगे ना। सक्रिय क्या होता है? जो कभी भी, जिसका पता नहीं है। सक्रिय ज्वालामुखी भाई फटता ही रहता है, इसका हम ये नहीं कह सकते कि ये नहीं फटेगा। सक्रिय ज्वालामुखी है, कभी भी फट सकता है। सुसुप्त ज्वालामुखी भी होते हैं जो फटे पता ही नहीं कब फटेंगे, नहीं फटेंगे, क्योंकि पड़े हैं ऐसे ही पड़े हैं काफ़ी सालों से, उनमें कुछ हुआ ही नहीं है, थोड़ी बहुत चिंगारी वगैरह कुछ भी नहीं। परंतु सक्रिय का नहीं कह सकते आप, हो सकता है अभी फट जाए 10 मिनट बाद, हो सकता है 1 दिन बाद फटे 2 दिन बाद फटे, परंतु वो सक्रिय ज्वालामुखी है, कह नहीं सकते, कभी भी फट जाते हैं। तो सक्रियता यानी कि बहुत तेज है, सक्रिय रहते हैं, किसी काम को करने में पीछे नहीं हटते। हम सक्रिय, हाँ जी कोई काम है हम करेंगे, बिल्कुल करेंगे। ये चीज़ें आगे समाज में आगे रहना, सक्रियता दिखाना, हर काम में अपने आप को आगे रखना, आगे प्रेजेंट करना, तो ऑल ओवर वर्ड से भी आप समझ सकते हैं। परंतु इकोनॉमिक्स में क्या है इसका अर्थ? सक्रियता दर से क्या तात्पर्य है? देश के श्रम बल को, जो भी हमारा श्रम बल है, फोर्स है, श्रम बल को सक्रियता दर अथवा भागीदारी दर कहा जाता है। तो सक्रियता दर को भागीदारी दर भी कहा जाता है। आपसे पूछा जाए सक्रियता दर की को अन्य नाम से किससे जाना जाता है, तो भागीदारी दर। तो देश, पहली बात तो याद रखिएगा, जो देश का श्रम बल है, लेबर फोर्स आप कह सकते हैं, ठीक है, उसको सक्रियता दर कहा जाता है। दूसरी बात, यह प्रतिशत में होता है, अर्थात ये परसेंटेज में होता है, तथा देश की कुल आबादी का एक अनुपात होता है, यानी कि हमारे देश की जो टोटल आबादी है, कुल आबादी है, उसमें इस श्रम बल का कितना अनुपात है, तो इसको परसेंटेज में नापा जाता है। ये बात याद रखिएगा, क्या कहा गया है, यह प्रतिशत में होता है तथा देश की कुल आबादी का एक अनुपात होता है। सॉरी, आर्थिक रूप से सक्रिय जनसंख्या जिसे कह सकते हैं,
क्या? आर्थिक रूप से सक्रिय जनसंख्या। अब इकोनॉमिक्स की बात कर रहे हैं तो आर्थिक रूप से ही बात आएगी। तो आर्थिक रूप से सक्रिय जनसंख्या को इसके अंतर्गत रखा जाता है, जो भी किसी आर्थिक एक्टिविटी में लगा हो, पैसा कमाना अर्थात धन कमाना, आर्थिक। तो आर्थिक रूप से सक्रिय जनसंख्या, यह दर अलग अलग देशों में भिन्न भिन्न हो सकती है, यानी कि इंडिया में जैसी है ज़रूरी नहीं वैसी यूएसए में भी हो, अर्थात अमेरिका में हो। जैसी अमेरिका में वैसी ज़रूरी नहीं कि रूस में भी हो। तो याद रखिएगा, जैसी रूस में है ज़रूरी नहीं वैसी चाइना में भी हो। तो आपसे पूछा जा सकता है कि ये दर सभी देशों में एक जैसी होती है या अलग अलग देशों में अलग अलग होती है। तो ये बात क्लियर रखिएगा, यह दर अलग अलग देशों में भिन्न भिन्न होती है, अर्थात अलग अलग होती है, तथा कई कारकों पर निर्भर करती है। किस चीज़ पर निर्भर करती है ये? जैसे विद्यालय छोड़ने की उम्र, यानी कि जैसे इंडिया में है, कई बार आपने रिपोर्ट्स भी देखी होंगी, बहुत बार न्यूज़ में रहता है कि हमारे यहाँ पर इतने से इतने उम्र में लड़कियाँ स्कूल छोड़ देती हैं। रीज़न बहुत सारे रहते हैं। तो कितनी एज तक के बच्चे स्कूल में जाते हैं, कितनी उम्र के बाद बच्चे स्कूल छोड़ देते हैं, ज़्यादातर क्या परसेंटेज है? तो यही कहा गया विद्यालय छोड़ने की उम्र, कितनी उम्र में, कितनी एज में छोड़ देते हैं। सेवानिवृत्ति की एज, यानी कि रिटायरमेंट की आयु। उच्च शिक्षा की लोकप्रियता, हमारे यहाँ देश में कितने स्तर पर लोकप्रियता है उच्च शिक्षा की, हायर स्टडीज़ की। हम हायर स्टडीज़ के लिए जा रहे हैं, अब्रॉड जा रहे हैं, कर रहे हैं, या फिर देश में ही, अपने देश में भी कर सकते हैं हायर स्टडीज़, ज़रूरी नहीं विदेश में जाके करें। तो उच्च शिक्षा की लोकप्रियता, साथ ही साथ सामाजिक प्रथाएं, क्योंकि देखिए समाज है तभी अर्थव्यवस्था है। तो ऐसा नहीं है कि समाज से बिल्कुल काट दिया जाता है, सिर्फ पैसों के बारे में ही अर्थव्यवस्था है तो सिर्फ पैसों के बारे में बात करेंगे, क्योंकि समाज भी कहीं ना कहीं हर चीज़ एक दूसरे से जुड़ी हुई है। अर्थव्यवस्था हो या राजनीतिक व्यवस्था हो, सामाजिक विज्ञान हो, जो भी हो, सब कुछ एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, याद रखिएगा। तो यही बात है, सामाजिक प्रथाएं कैसी है यहाँ पर। अब हमारे यहाँ पता चले, हमारे यहाँ ये प्रथा है कि भाई लड़कियाँ स्कूल जाएंगी ही नहीं, तो कैसे स्कूल में जाके, कैसे स्कूल जाएंगी, कैसे लड़कियाँ अच्छा काम कर सकेंगी। हमारे यहाँ प्रथा है कि बहुत सारी प्रथाएं हो सकती है, कुछ भी प्रथा हमारे देश में क्यों, विदेशों में भी हो सकती है कि भाई उनके यहाँ भी कुछ प्रथा है, हमारे यहाँ भी। तो उससे इकोनॉमिक्स में क्या प्रभाव पड़ेगा? अगर समय समय पर यह आकलन किया भी जाता है कि अगर हमारे देश की महिलाएं भी पढ़े लिखे तो कितनी ग्रोथ करेगी हमारी इकोनॉमी। तो सामाजिक प्रथाएं भी इसमें कार्य करती हैं। अब स्पोर्ट्स है, स्पोर्ट्स में बात उठने लगी कि भाई स्पोर्ट्स है, स्पोर्ट्स में सूट सलवार ही पहन के काम होगा, खेलना वॉलीबॉल है, सूट सलवार, ठीक है, वॉलीबॉल में भी चल जाता है, टेनिस में भी बात उठती भी रहती है। जैसे जिस धर्म में अगर फुल स्लीव्स वगैरह पहनी जाती है उसमें बात कर दी जाए कि स्पोर्ट्स में ज़्यादा। अब तो खैर देखिए बिल्कुल नहीं, बहुत अच्छी बात है कि सब धर्म के लोग समझ रहे हैं इस चीज़ को, रूढ़िवादिता छोड़ रहे हैं, परंतु कहीं ना कहीं अब भी चीज़ें हैं कि नहीं पर्दा ही रखा जाएगा, फुल स्लीव्स ही होंगी, ये चीज़ नहीं होनी चाहिए, वो नहीं होनी चाहिए। तो इसका इम्पैक्ट ज़रूरी नहीं हमारे जीवन के साथ साथ हमारी देश की आर्थिक जीवन पर, देश की अर्थव्यवस्था पर भी पड़ता है। आप सोचिए कि अगर हमारे देश की सारी लेडीज, सारी बच्चियां सभी पढ़ें, हायर स्टडीज लें, बहुत वेल एजुकेटेड हो, तो कितना क्या देश का भविष्य होगा, अलग ही होगा ना। तो यही चीज़ है, सामाजिक प्रथाएं, रोजगार के अवसर इत्यादि, कितने रोजगार के अवसर का क्या हालचाल है देश में। तो ये कुछ कारक हैं इसके, क्लियर। तो आज हमने बात कर ली सक्रियता दर के बारे में। अब करते हैं अल्पाइन परिवर्तनीय बॉन्ड। बेशक अल्पाइन, अगर आप वर्ड सुना होगा आपने, अल्पाइन वन, एक ऊंचा पहाड़, आपने सुना भी होगा, इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे, वो सॉरी हम ज्योग्राफी पढ़ेंगे तो उसमें आते हैं अल्पाइन वन, परंतु इसका नाम यहाँ पे अल्पाइन से के लिए अल्पाइन परिवर्तनीय बॉन्ड पढ़ेंगे हम। अल्पाइन परिवर्तनीय बॉन्ड क्या है? परिवर्तन। अल्पाइन कन्वर्टेबल बॉन्ड, कन्वर्टेबल अर्थात बदलना, क्या है? कन्वर्ट करना किसी चीज़ को, एक चीज़ से दूसरी चीज़ में बदलना। तो कुछ चीज़ तो आपको यहीं से हो जाएगी। हम बॉन्ड भी पढ़ेंगे कि बॉन्ड होते क्या है, इसका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे। परंतु सिर्फ यहाँ देखिए अल्पाइन परिवर्तनीय बॉन्ड है क्या, क्योंकि कई बार सीधे सीधे ही पूछ लिया जाता है।
अल्पाइन परिवर्तनीय बॉन्ड यानी कि अल्पाइन कन्वर्टेबल बॉन्ड। अल्पाइन परिवर्तनीय बॉन्ड ACB, शॉर्ट फॉर्म क्या है इसकी? ACB, फुल फॉर्म क्या होगी? अल्पाइन परिवर्तनीय बॉन्ड अर्थात अल्पाइन कन्वर्टेबल बॉन्ड। ACB, अल्पाइन कन्वर्टेबल बॉन्ड। यह एक विदेशी मुद्रा परिवर्तनीय बॉन्ड है। विदेशी मुद्रा यानी कि भारत की मुद्रा को छोड़कर अन्य जिस भी देश की मुद्रा हो, विदेशी होगी, फॉरेन करेंसी होगी, तो विदेशी मुद्रा को बदलने के लिए है, ये याद रखिएगा। यह एक विदेशी मुद्रा परिवर्तनीय बॉन्ड है, यानी कि आप इसके द्वारा विदेशी मुद्रा को बदल सकते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा यह एक विदेशी मुद्रा परिवर्तनीय बॉन्ड है, यानी कि फॉरेन करेंसी कन्वर्टेबल बॉन्ड, FCCB, फॉरेन करेंसी कन्वर्टेबल बॉन्ड, FCC, फॉरेन करेंसी कन्वर्टेबल बॉन्ड। सीधे ही फुल फॉर्म पूछती है, क्यों? मैंने 3-4 बार पढ़ा है, आप सोच रहे होंगे, परंतु ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं, सीधे तौर पर पूछ लेते हैं FCC भी है क्या? तो फॉरेन करेंसी कन्वर्टेबल बॉन्ड याद रखना, जिसको एक भारतीय कंपनी द्वारा विशेष तौर पर स्विस निवेशक, यानी कि आपने स्विस बैंक सुना होगा, काला धन जमा करते हैं, ये चीज़, हाँ वो अपनी बात है चीज़ें, तो स्विस बैंक सुना होगा जिसमें धन रखते हैं ज़्यादातर। तो विशेष तौर पर स्विस बैंक निवेशक, जो भी स्विस बैंक में धन निवेश करते हैं, धन जमा करते हैं, के लिए जारी किया जाता है। विशेष तौर पर, कर किसी के लिए भी सकते हैं, परंतु विशेष तौर पर स्विस निवेशकों के लिए जारी किया जाता है। तो ये था अल्पाइन परिवर्तनीय बॉन्ड। अब हम बात करने वाले हैं प्रभुत्व का दुरुपयोग, अब्यूज ऑफ डोमिनेंस, यानी कि प्रभुत्व क्या है? क्या है प्रभुत्व? आप बताइए प्रभुत्व क्या है? प्रभुत्व यानी कि हमारा प्रभुत्व है, हमारा रुतबा है, यहाँ पर हम कहते नहीं है हम यहाँ पर मालिक हैं, हम जो कहते हैं वही होता है। अगर हमने कह दिया बैठ जाओ तो बैठ जाओ, हमने कह दिया उठ जाओ तो उठ जाओ, हमारी चलती है यहाँ पर। तो प्रभुत्व वर्ड से भी आप समझिए, प्रभुत्व यानी कि ऐसी स्थिति, कैसी स्थिति? जब एक प्रभुत्वशाली फर्म, कंपनी या फिर कंपनियों का समूह, दोनों बातें हैं, या तो कोई फर्म है एक, या एक कंपनी है, या फिर कुछ कंपनियों का समूह है। तो ऐसी स्थिति जब एक प्रभुत्वशाली फर्म, कंपनी या कंपनियों का समूह अपने बाजार को प्रोत्साहित करने के लिए, यानी कि अपनी मार्केट बढ़ाने के लिए, कि मेरे प्रोडक्ट, मेरे उत्पाद ज़्यादा बढ़ें, तो अपनी मार्केट को बढ़ाने के लिए, अपने प्रोडक्ट को, अपने उत्पादों को ज़्यादा से ज़्यादा सेल करने के लिए, अपने आप को मार्केट में बढ़ाने के लिए, कि मेरी भाई चीज़ें बिकेंगी तो अपने आप ही उसका स्तर ऊंचा उठेगा। तो यही कहा गया है कि अपने बाजार को प्रोत्साहित करने के लिए प्रतिस्पर्धा विरोधी, एंटी कॉम्पिटेटिव, प्रतिस्पर्धा विरोधी तरीकों का उपयोग करती है, यानी कि कुछ ऐसे तरीके अपनाती हैं जिससे कि जो बाकी उसके साथ प्रतिस्पर्धा करने वाली कंपनी है वो नीचे हो जाए और वो उठ जाएं, और वो भी गलत तरीके का प्रयोग। ठीक है भाई, हम कई बार क्या करते हैं कि एक 10-20 दुकानें हैं, एक जैसी हैं, तो हम क्या करते हैं कि उसके पास 2 रुपये ज़्यादा रेट किए, हम 1 रुपया कम कर देते हैं। एक नॉर्मल तरीका होता है भाई, हम क्या करेंगे, हम डायरेक्ट खरीद लेंगे, बीच में बिचौलियों को कम कर देंगे, हम सीधा वहाँ से जाके खरीदेंगे, हमें कम में मिलेगा तो हम कम में ही बेचेंगे। और जो दूसरे वाला है वो बिचौलियों से खरीदता है तो वो ज़्यादा, पहले तो बिचौलिया भी अपना पैसा कुछ लेगा ही, तो इस कारण से उसके पास महंगा है। तो कुछ प्रतिस्पर्धा करने के तरीके होते हैं जायज़। भाई आप बड़े स्तर पर अपने प्रोडक्ट की मार्केटिंग कर रहे हैं, उसका आप बता रहे हैं कि चीज़ें बहुत बड़े स्तर पर आप उसकी मार्केटिंग कर रहे हैं, ठीक है, ऐड करवा रहे हैं, बड़े किसी अच्छे अभिनेता को, नेता को बुलाकर एडिंग करवा रहे हैं, या कुछ भी एक जायज़ तरीके से कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं। और एक हो जाए गलत तरीके से प्रोत्साहित करना, इस तो वो ही बात यहाँ पर की गई है कि प्रतिस्पर्धा विरोधी तरीकों का उपयोग करती है। तो या तो कोई भी फर्म या कंपनी या कंपनियों का समूह अपने बाजार को बढ़ाने के लिए गलत
प्रतिस्पर्धा यानी कि जो भी प्रतिस्पर्धा विरोधी हैं, एंटी कॉम्पिटिटिव तरीकों का प्रयोग करते हैं। क्लियर? उदाहरण, इसका एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं? अपने उत्पादों का मूल्य काफ़ी कम कर देना। नॉर्मल कम करना ये बात होती है, ठीक है भाई, एक आध रुपये, वो 5 रुपये मार्जिन ले रहा है, हमने 4 रुपये ले लिया, 3 रुपये ले लिया, तो ज़्यादा नहीं है, परंतु हमने सीधा ही बिल्कुल मार्जिन ही ख़त्म कर दिया, हमने बिल्कुल कम कर दिया, तो क्या कहा गया है? तो वो क्या सोचते हैं कि भाई 50,000 मेरे पास तो आ रहा है, अगर मैं 10,000 अपनी जेब से लगा के मैं लाख कमा लूँगा, क्योंकि कल को मार्केट बढ़ जाएगी मेरी। कहते नहीं, अगर किसी को अपना प्रोडक्ट आपको बेचना है, आपको फ्री बांटना शुरू कर दो, उसको कुछ टाइम बाद उसको लत लग जाएगी, आदत पड़ जाएगी, तो वो खुद आएगा फिर। ये चीज़ आप आम जिंदगी में देख सकते हैं। आम जिंदगी में हम कैसे देख सकते हैं? हम देख सकते हैं, कहते हैं ना कि अगर किसी को बिगाड़ना हो, किसी को कोई आदत डालनी हो, कोई लत लगवानी हो, तो उसको वो चीज़ पहले फ्री में देनी शुरू कर दो, या फिर इतने कम मार्जिन में दो कि उसे ऐसा लगे भाई बहुत बेहतरीन है, मेरे जेब इसको हाँ कर रही है, मैं कर लूँगा, तो इतना कम प्राइस कर दो, मतलब मात्र कुछ, जीरो कह ही सकते हैं, बस लगेगी हाँ ले रहे हैं, परंतु उसका कोई उस पर ये नहीं है कि भाई 100 रुपये में हमने सीधा, हमारे को तो बस एक बार उसको आदत डलवानी है, तो आदत डलवा दी हमने पहले। अब जब उसको आदत डल गई, आदत तो उसको डल गई, शौक में उसने 1 महीना, 2 महीने, 3 महीना, और 3 महीना वो सोचते हैं कि अगर जेब से लगा भी दिया तो इसका हमें फल तो बहुत बड़ा मिलने वाला है ना, तो क्या दिक्कत है, इतना तो है हमारे पास, हमने पहले कमा रखा है, लगा दिया, आदत पड़ गई। अब क्या होगा? अब वो जब प्राइस बढ़ाएंगे भी तो वो घूम फिर के वहीं आएगा। ये चीज़ आप इकोनॉमिक्स को हम अपनी आम जिंदगी से भी समझ सकते हैं, जैसे हम साइंस को समझ सकते हैं, इसी तरीके से समझ सकते हैं। तो यही बात यहाँ पर की गई है कि उदाहरण, अपने उत्पादों का मूल्य काफ़ी कम कर देना, काफ़ी कम कर देना। अब काफ़ी कम कर देंगे तो क्या होगा? एक चीज़ होगी, एक तो उत्पाद बहुत बिकेंगे, बहुत ज़्यादा बाजार में बहुत प्रोत्साहन मिलेगा उनके उत्पाद को, घूम फिर के वहीं पे आएंगे लोग। और अगर उनके इंडिया में तो ये खास खासियत है कि अगर चीज़ होती नहीं है, सेल का क्या होता है, आप ऑनलाइन बाजार दिमाग पढ़ते हैं वो लोग आपका। आपने कभी ये चीज़ नोटिस करी? आपने देखा है कि आप एक चीज़ सर्च कर लो ऑनलाइन, देख लो, आपको खरीदना हो, आपने ना भी खरीदना हो, सिर्फ आपने सर्च कर लिया, आपको वो ही कितने ब्रांड की चीज़ें, शूज़, ये वो आते जाएंगे क्यों? क्योंकि ये भी एक मार्केट है, वो आपका दिमाग, तो उन्हें पता है कि भारत वाले ना सेल पे ज़्यादा, अगर चीज़ रखी भी है ना तो भी ले लेंगे, सेल है भैया ले लो, चाहे उसका काम ना हो, उसे उस वक्त ज़रूरत ना हो, अगले कुछ आने वाले समय तक, परंतु सेल है, लेंगे ज़रूर। अरे छोटी सी बात दिमाग में डालिए कि कौन अपने घर से लगा के देता है, कंगाल थोड़ी ना हो रहा है, वो सब लेते आपसे ही हैं, आपको ही पता नहीं चलता, लेंगे कैसे? आप मॉल्स जाते हैं, एसी होता है, इतनी फैसिलिटीज़ होता है, इतना अच्छी बिल्डिंग बना रखी है, वो क्या अपने घर से लगाएंगे? सब कुछ आपसे ही वसूला जाता है, आपको पता नहीं चलता। और अभी आप रोड साइड किसी से कुछ लेने लगेंगे, वहाँ आर्ग्यूमेंट कर लेंगे, मॉल में नहीं करेंगे। चलिए वो अपनी एक अलग बात है। चलिए देखते उदाहरण, अपने उत्पादों का मूल्य काफ़ी कम कर देना, अपने उत्पादों का अतार्किक मूल्य रखना, यानी कि गलत, अतार्किक कहते हैं एक तार्किक चीज़ें होती है, भाई कुछ तर्क है तुम्हारी बातों में, ठीक है, तर्क है कि एक के पास, दूसरी वाली दुकान के पास 5 रुपये है, मार्जिन ले रहा है, हमने 4 रुपये या 3 रुपये कर रखा है, तर्क वाली बात है। अब सीधा ही मार्जिन ले ही नहीं रहे, फ्री में बांट रहे हैं, तो ये तो अतार्किक चीज़ हो गई ना। इसका मतलब कुछ गलत चीज़ के लिए कि भविष्य में कुछ बड़ा, यानी कि क्या होगा, बाकी मार्केट ठप हो जाएंगे, वो बेचारे अपने दुकान बंद करके चले जाएंगे। अब वो कहाँ से घर में देंगे, उन्होंने तो नहीं कमा रखा, तो वो क्या होगा, बंद हो जाएगी, उनकी प्रतिस्पर्धा खत्म हो जाएगी, मार्केट में से ही प्रतिस्पर्धा खत्म हो जाएगी। फिर जब सारी दुकानें बचेंगी ही नहीं, वो एक अकेला बचेगा, फिर जब वो अपने रेट बढ़ाएगा, सीधा 100 रुपये करेगा, मजबूरी हो जाएगी लोग बागों की खरीदना। अब तो है ही नहीं, क्योंकि उसने पहले तो दुकानें बंद करवा दी तुम्हें ज़ीरो में देके। तो ये समझदारी वाली बात दिमाग में सोचिए आप लोग। यही चीज़ यहाँ पर की गई है, अपने उत्पादों का अतार्किक मूल्य रखना इत्यादि, ये कुछ इसके एग्जाम्पल थे।
इस प्रकार की गतिविधियां बाजार में स्वस्थ प्रतिस्पर्धा, जो अच्छी प्रतिस्पर्धा कहते हैं ना, स्वस्थ प्रतिस्पर्धा होनी चाहिए। हम पार्टिसिपेट कर रहे हैं, हम किसी प्रोग्राम में भाग ले रहे हैं, स्कूल में फंक्शन, किसी स्वस्थ प्रतिस्पर्धा होनी चाहिए भाई। जो सही है, जिसकी चीज़ें अच्छी है, जिसने बेहतर परफॉर्म किया है वही जीते, वही चीज़ें करे। तो इससे क्या होता है, स्वस्थ प्रतिस्पर्धा का दमन हो जाता है। ये जो है प्रभुत्व का दुरुपयोग, तो इससे स्वस्थ प्रतिस्पर्धा का दमन हो जाता है। कहते नहीं है भाई मैं तो एमएलए बन गया हूँ, अब एमएलए बने, अब जनता के लिए पता चला कि जो पैसा आता है सड़क बनाने के लिए, चीज़ें करने के लिए, आप उससे अपना घर बनवा रहे हैं, तो प्रभुत्व का दुरुपयोग हो गया ना, हुआ ना। तो ये चीज़ है कि इस प्रकार की गतिविधियां बाजार में स्वस्थ प्रतिस्पर्धा का दमन करती है। मैंने एग्जाम्पल दिया है क्योंकि इससे बढ़िया एग्जाम्पल हो नहीं सकता। आप सब जानते हैं चीज़ों को ऐसा होता है। ये शब्द राजीव गांधी जी के भी द्वारा कहे गए थे कि ऊपर से इतना पैसा चलता है और नीचे इतना आता है। अब वो कितना कहे गए थे, आपका होमवर्क है, बताइए। ये चीज़ सब जानते हैं, इससे बढ़िया एग्जाम्पल हो भी नहीं सकता कि प्रभुत्व का दुरुपयोग कैसे होता है। इसलिए मैंने आपको बताया, सब जानते हैं कि ये चीज़ होती है। सडनली इतना पैसा कैसे आ जाता है। पहले एक साल में कुछ भी नहीं होता, जब अपनी प्रॉपर्टी दिखाते हैं, जब फॉर्म अपना पर्चा भरने जाते हैं नामांकन का, तो इतनी सी प्रॉपर्टी होती है और एक साल में ही पता चलता है जी पता नहीं कितने प्लॉट्स और कितनी गाड़ी और क्या क्या हो गया। तो ये सब चीज़ें हैं। तो इस प्रकार की गतिविधियां बाजार में स्वस्थ प्रतिस्पर्धा का दमन करती हैं और अपेक्षाकृत छोटी कंपनियां अंत बंद कर देती हो जाती है। अब छोटी कंपनियां वो कहाँ से करेंगी चीज़ों को, इतना तो नहीं है उनके पास, वो तो बंद ही हो जाएंगी ना, फिर लॉस कितना झेल सकती हैं वो, तो बंद हो जाती हैं। अब ये शब्द चर्चा में क्यों आया, चर्चा में रहने का कारण था, आपसे पूछ सकते हैं कथन कारण में। तो कारण क्या था, यूएसए की कंपनी माइक्रोसॉफ्ट पर चल रहे मुकदमे एंटी ट्रस्ट कानून को लेकर ये चर्चा में आया था। क्लियर। अब भारत में देखते हैं, भारत में इसके लिए क्या प्रावधान है अगर कोई ऐसी गतिविधि करता है तो। चलिए अब देखते हैं कि भारतीय कंपनियों की जो ऐसी अगर कोई गतिविधियां करता है भारत में कोई ऐसा काम करता है तो उनके लिए कौन सा एक्ट है। भारतीय कंपनियों की ऐसी गतिविधियों को नियंत्रित प्रतिबंधित करता रहा है कौन सा एक्ट, MRTP एक्ट 1969 1969। भारत में इस अवधारणा का प्रचलन नहीं था। जब ये एक्ट था उस समय भारत में इस अवधारणा का प्रचलन नहीं था। अब देखते हैं अब जो एक्ट बना है उसमें है या नहीं है। वर्ष 2002 में लागू किए गए प्रतिस्पर्धा अधिनियम 2002, क्या प्रतिस्पर्धा अधिनियम 2002 MRTP अधिनियम के स्थान पर प्रभुत्व के दुरुपयोग का स्पष्ट वर्णन है। यानी कि इसमें ये जो प्रभुत्व प्रतिस्पर्धा अधिनियम जो 2002 का है उसमें प्रभुत्व के दुरुपयोग का स्पष्ट तौर पर वर्णन किया गया है। इस बात को याद रखिएगा, जो पहले वाला एक्ट था उसमें नहीं वर्णन था, अब जो है प्रतिस्पर्धी जो एक्ट है उसमें वर्णन है 2002 का। अब इस प्रतिस्पर्धी अधिनियम से तात्पर्य क्या है, क्यों बनाया गया। इसको बनाया गया देश के आर्थिक विकास को ध्यान में रखते हुए ऐसे व्यवहारों का जिनका प्रतिस्पर्धा पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता हो निवारण करने, बाजारों में प्रतिस्पर्धा का संवर्धन बढ़ावा देने। प्रतिस्पर्धा को भाई 10 चीज़ें 10 दुकानें होंगी तभी तो प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी ना, प्रतिस्पर्धा तभी तो। अब अगर एक ही जना दुकान खोल के बैठा है तो किस चीज़ की प्रतिस्पर्धा, आप अकेले दौड़ रहे हैं तो क्या प्रतिस्पर्धा, अकेले दौड़ रहे हैं आप ही जीतेंगे, अच्छा लगेगा क्या प्रतिस्पर्धा, नहीं ना। तो ये चीज़ है प्रतिस्पर्धा का संवर्धन करने और उसे बनाए रखने। उपभोक्ताएं, कंज्यूमर कौन, हम और आप जो सामान खरीदने जाते हैं, उपभोग जो करते हैं, उपभोक्ताओं के हितों का संरक्षण, कोई हमें ठग ना ले, हमारे से ज़्यादा पैसे ना वसूले, किस चीज़ों का, उपभोक्ताओं का संरक्षण के हितों का संरक्षण और बाजारों में अन्य सहभागियां जो भी और भी सहभागी हैं, सहपाठी हैं, पार्टिसिपेट जो कर रहे हैं, तो बाजार में अन्य सहभागियों द्वारा किए जाने वाले व्यापार की स्वतंत्रता
सुनिश्चित करने के लिए भारत में आयोग की स्थापना का और उससे संबंधित या उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने के लिए ये अधिनियम लाया गया था। तो कुल मिलाकर हमने 3 शब्द के बारे में आज बात की। पहला सक्रियता दर। पहली तो हमने ये देखा कि अर्थव्यवस्था को आलोचनात्मक शब्द, जो अर्थव्यवस्था के लिए आलोचनात्मक शब्द प्रयोग किए जाते हैं वो देखे हमने। फिर बात की सक्रियता दर के बारे में, अल्पाइन परिवर्तन या बॉन्ड के बारे में, फिर प्रभुत्व का दुरुपयोग। हम इस तरीके से ही और भी काफ़ी सारे जो शब्दावलियां हैं उनको देखते रहेंगे, पढ़ते रहेंगे, क्योंकि उनसे सीधे क्वेश्चन आते हैं। और साथ ही साथ इकोनॉमिक्स को शुरू से पढ़ेंगे, जो भी उसके कॉन्सेप्ट्स हैं, जो भी एग्जाम में आती हैं चीज़ें, सब कुछ ऑल ओवर। चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। धन्यवाद।